मनी मैटर्स में एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है, आपसे रूबरू हो रहे हैं। कई सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरे देशवासियों को हमें इस बात की बधाई देनी पड़ेगी कि आज हम चांद पर पहुंच चुके हैं। संजय, चांद पर पहुंचकर कैसा महसूस हुआ आपको? It's a wonderful feeling, so proud of it. India is the first one who's gone on the dark side of the moon. जो पिंक फ्लॉयड की आपको ग्रैंड में याद है नहीं, बट कल जिस तरीके से हम देख रहे थे और जो ये तमाम लैंडिंग का पूरा प्रोटोकॉल हो रहा था और जब लैंडर जो विक्रम है वो लैंड करता हुआ दिख रहा था, तो जैसे जैसे उसकी गति धीमी हो रही थी और जब वो 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड पर पहुंचा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि दिल की धड़कनें तेज हो रही हूँ, क्योंकि चंद्रयान 2 महज 15 किलोमीटर सतह से ऊपर डायफंक्शनल हो गया था और चंद्रयान 3 को लेकर बहुत उम्मीदें थी। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने सबको संबोधित किया और जो हर्षोल्लास हर तरफ दिख रहा था, संजय ऐसा लग रहा था कि दुनिया हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। बिल्कुल, इट वाज अमेजिंग। अब ये देखो ना, एक बार फेल हुए बट फिर भी हमारे सारे साइंटिस्ट लगे रहे एंड ये तो आ रही था। वी हैव डन इट एंड जस्ट लुक एट इट, $75 मिलियन ओनली। कल मैं एक ट्वीट देख रहा था, क्रिस्टोफर नोलन की जो एक बहुत अच्छी स्पेस पे मूवी थी इंटरस्टेलर, उसका बजट 165 मिलियन था। वो एक हॉलीवुड की फिल्म का बजट भी हमारे चंद्रयान 3 के लगभग दुगना था। तो आप समझ सकते हैं कि हमने कितनी किफायत तरीके से, यहीं पे हमारी बात निकल कर आती है कि भारत में बचत का एक जबरदस्त जरिया है और ये अपने आप में लोगों को बचा भी ले जाता है। लेकिन अभी एक और गतिविधि हो रही है मार्केट में संजय, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, 262 रुपए पर लिस्टिंग हुई, लेकिन हर दिन सर्किट पर सर्किट और अब तो 213 रुपए तक पहुंच चुका है। ये क्या होगा? मतलब क्या खत्म रिलायंस का ये खेल? नहीं अजय जी, इसमें कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, रिलायंस के जिनके पास जितने रिलायंस के शेयर थे 1:1 रेशियो में उनको जियो फाइनेंशियल के शेयर दिए गए। अब जब कंपनी ने इसकी वैल्यूएशन की तो उन्होंने इसकी अप्रोक्सीमेटली 265 रुपए के हिसाब से वैल्यूएशन की और उसके बाद अब सबको अलॉट हो गए। अब जब लिस्टिंग हुई है तो एक सबसे लकूना जो टेक्निकल ये है कि रिलायंस सारे हमारे इंडेक्स में है। इनफैक्ट निफ्टी का सबसे बड़ा अंग ही रिलायंस है। सो ऑटोमेटिकली अब ये इंडेक्स में लेकिन रख नहीं सकते, बिकॉज पैसिव इंडेक्स में है कि जो इंडेक्स में रहेगा वही आपको लेना है। तो जितने म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं, जितने ETF कंपनीज हैं, उनको सबको मजबूरी में ये बेचने पड़ रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी संख्या में बिक रही है? करीब मैंने एक जगह पढ़ा था कुछ 9 करोड़ शेयर्स बिक रहे हैं। सबसे भी ज्यादा है बल्कि। तो आज 4 दिन से तो सर्किट डाउन ही चल रहा है। अभी लग रहा है एटलीस्ट 2-3 दिन और बिकवाली होनी है और एक थोड़ी वैल्यूएशन भी लोगों को कुछ लग रहा था कि ज्यादा है, तो एक बार वैल्यूएशन में भी 200 के आसपास कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार जब उन्होंने सारा बेच देंगे तो उसके बाद आप देखिएगा लॉन्ग टर्म में लोग ये कह रहे थे कि 180 के आसपास बॉटम लाइन है और उसके बाद बाय 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 खरीदो। खैर ये तो बाजार का खेल है और बाजार वाले बेहतर समझते हैं। लेकिन संजय, इस तरह की जो बिकवाली हो जाती है हमारी जिंदगी के साथ भी हो सकती है और ऐसे में आपको अचानक समझ में नहीं आता, खास करके जब आप अपनी जिंदगी को ये पूरी दौड़ में होते हो, आपका परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, माता पिता हैं, लोग आप पर निर्भर कर रहे हैं और अचानक हम में से कभी किसी को कुछ भी हो सकता है। बचाव का रास्ता क्या है? अजय, मेरा हमेशा से मानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे पहला कदम है अपनी फैमिली को रिस्क प्रूफ करना और उसके लिए टर्म इंश्योरेंस नाम का जो प्रोडक्ट है उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं आपको अपना खुद का उदाहरण दूं तो मैंने अपनी लगभग 4 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस करवा रखी है। 4 करोड़? 4 करोड़ जबरदस्त प्रीमियम देते होंगे आप तो। प्रीमियम देते हैं और कुछ वापस भी नहीं मिलेगा। अगर मैं 70 साल तक जिंदा रहा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा वापस, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ हो गया बीच में तो मुझे ये डर तो नहीं है ना, माय फैमिली इज टेकन केयर ऑफ। नहीं, बट ये टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? ये जरा कॉन्सेप्ट समझाइए, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं और लोग भी हैं जिनको ये बात समझ, ये देखो शहरों में पढ़े लिखे लोगों के बीच ये अवेयरनेस है, जागरूकता है, लेकिन टर्म अवेयरनेस का मतलब क्या है, क्या चीज़ है? देखिए, पहले ज़माने में जो LIC की पॉलिसीज चलती थी, अगर आप कोई भी LIC की पुरानी पॉलिसी निकालें तो उसमें जितना भी प्रीमियम जाता था थोड़ा बहुत उसमें भी इंश्योरेंस होती थी कि इन केस ऑफ डेथ कुछ हो गया तो फैमिली को कुछ मिलेगा, लेकिन वो अमाउंट परसेंटेज बहुत कम होता था। ये कुछ साल पहले जब ये प्रोडक्ट निकला टर्म इंश्योरेंस, अब धीरे धीरे लोगों को ये समझ आ रहा है। इसमें क्या है, आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट ही देखोगे। आप सिर्फ इसको इंश्योरेंस जो शब्द कहता है ना, टू इंश्योर, अपने रिस्क कवरेज के लिए ले रहे हो, नॉट एन इन्वेस्टमेंट। वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। अब LIC की जितनी पॉलिसीज है, बाकी कंपनीज की भी जो नॉर्मल पॉलिसीज है,
आपने 1 लाख का प्रीमियम दिया, आपको से 10 लाख या 20 लाख का मिल गया, हाँ। लेकिन 1 लाख के ऊपर ही आपको 10-20 मिल रहा है। और दूसरा उन पॉलिसीज में क्या होता है, जैसे आपकी उम्र बढ़ती है उसका जो बीच में चार्जेस होते हैं ना, मोर्टेलिटी बढ़ते रहते हैं। टर्म इंश्योरेंस में आज अगर जैसे कोई 30 साल का लेता है 40 साल के लिए 1 करोड़, उसका अगर आज प्रीमियम नॉर्मली 13 हज़ार के करीब अगर आता है साल का, वो 40 साल तक प्रीमियम बढ़ नहीं सकता। ये टर्म इंश्योरेंस की खासियत है। अच्छा, अगर 30 साल का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि हम में से कोई, हम अगर 30 साल के होते और हमने 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया होता, टर्म इंश्योरेंस, तो उस समय वो 13-13.5 हज़ार रुपए का फिक्स होता, और 30-40 साल जितनी अवधि का इंश्योरेंस है 13 हज़ार रुपए ही जाते। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो उसकी खासियत है। अच्छा, वो बढ़ेगा नहीं? बढ़ेगा नहीं, टर्म इंश्योरेंस में कभी नहीं बढ़ेगा। और कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी में जहां पे कुछ मिल रहा है इंश्योरेंस, तो उसमें मोर्टेलिटी चार्जेस उम्र के साथ बढ़ते हैं, टर्म में नहीं। जिसने जितनी जल्दी टर्म इंश्योरेंस लेके लॉक कर दिया तो उतना ही बेहतर रहता है। यानी कि अगर देर करे तो आप ज्यादा पैसे लेंगे। बिल्कुल, जैसे अगर ये 30 साल पे कोई ले रहा है तो 13 हज़ार है, कोई अगर आज 40 साल पे वही 1 करोड़ ले रहा है तो उसका प्रीमियम लगभग 16 हज़ार के करीब आएगा अंदाजन। अच्छा, तो यानी कि इस तरीके से जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए वैसे वैसे अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते जाएं तो आपका प्रीमियम बढ़ता चला जाएगा, और वो फिक्स रहेगा। लेकिन फिक्स रहेगा। तो हमारा तो ये कहना है कि सुझाव रहता है सबको कि जिसका भी कोई बेटा या बेटी, आजकल देखिए ये सिर्फ ये नहीं है कि लड़कों के लिए मेल के लिए लेना है, लड़कियों के लिए भी लेनी चाहिए टर्म इंश्योरेंस, बिकॉज आजकल दोनों मिलके ही जिंदगी इकट्ठे चलती है। हाँ हाँ, और ये हादसे कभी किसी के साथ भी हो सकते हैं। जैसे ही पहला तनख्वाह आती है हम तो कहते हैं उसी दिन टर्म इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए। कई लोग का ये सोचना है कि अरे बच्चा तो अभी 25 साल का है, अभी क्या जरूरत पड़ी है, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई, हमें थोड़ी ना कोई गर्ज है। हाँ। लेकिन उसमें आप ये देखो ना, कभी तो 2-4-5 साल में शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, अब वही चीज जो आज उसको मिल रही होगी लेट से 10 हज़ार में, वो 10 साल के बाद जब वो लेगा वही चीज, वही उसको ज्यादा महंगी पड़ेगी। तो टर्म इंश्योरेंस जितनी जल्दी ले सकते हैं ये बहुत अवेयरनेस की बात है, क्योंकि शायद ये अवेयरनेस ज़्यादातर लोगों में नहीं है। संजय एक हमारे बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे, मेरे साथ ही काम करते थे, और अचानक से दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद जब हमने पता किया तो पता चला, अच्छा वो हमेशा बार बार कहते थे, मेरी और उनकी बड़ी बहस होती थी, जैसे मैंने आज तक कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं किया, आपने लिया होगा और मैंने नहीं लिया हुआ। ज़रा ये सोचिए, ये एक डाइकॉटमी है, लेकिन ये फैक्ट है। और मेरे और हमारे मित्र के बीच में यही बार बार बहस होती थी कि मैं क्यों नहीं लेता टर्म इंश्योरेंस। और वो मुझे हमेशा ये समझाते थे कि टर्म इंश्योरेंस का बड़ा फ़ायदा होता है, खास करके उनके बच्चे छोटे थे और उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को इतना पैसा आज मिला कि जितनी तनख्वाह उनकी साल भर पहले थी मृत्यु से पहले, लगभग उससे ज़्यादा सिर्फ इंटरेस्ट के तौर पर परिवार को मिला। तो ये अपने आप में फ़ायदा है इसका, ये तो मैंने प्रत्यक्ष खुद देखा है। लेकिन ये समझ नहीं थी कि अगर आप पहले ले लें तो फ़ायदा होगा, इसलिए अब मैं तो लेट हो चुका है इसमें। खैर कोई बात नहीं, लेकिन उन सब लोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है जो अभी अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं। और देखिए, अपने आप को सिक्योर करना, परिवार को सिक्योर करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। फिर इसका तरीका क्या होता है, ये कैसे लिया जाता है? और किसी भी आप इंश्योरेंस कंपनी से या ऑनलाइन पोर्टल में या इंश्योरेंस एजेंट से कॉन्टैक्ट करके पूरा जानकारी लेके, और हर कंपनी के पास ये प्रोडक्ट है तो 2-3-4 कंपनीज के प्रोडक्ट्स को एक दूसरे से मेल देख के किसकी क्या फीचर्स हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम जाना चाहें तो आई थिंक थोड़ा लंबा लगेगा, तो मैं भी अगले वार्तालाप में इसको डिटेल में लेते हैं। आपका भी जो जवाब कि आपने नहीं ले रखा उसका भी वो सही है कि गलत, वो भी मैं अगले बारे में बताना चाहूँगा। क्या बात है, तो यानी कि अगले बार इंतजार कीजिएगा, संजय मुझे ये बताने वाले हैं कि मैंने क्या बड़ी गलती की है। लेकिन संजय, गलतियाँ तो हम और भी करते रहे बचपन से, खास करके जैसे मैं अपने परिवार की बात बताऊँ, मेरे पिताजी ने हमेशा ये जोर दिया, पैसे बच रहे हैं फ्लैट खरीद लो, पैसे बच रहे हैं ज़मीन खरीद लो। तो हम लोगों के बीच में एक तरह से मार्केट्स को लेकर या मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर कोई खास ज़्यादा अवचेतना थी ही नहीं, अब तो कॉन्शियसनेस ही नहीं थी। बहुत ज़्यादा हुआ तो एफडी कर लिया। ये ज़मीन खरीदना या फ्लैट खरीदने का जो दबाव परिवारों के द्वारा होता है, ये लोगों के लिए कितना सही या कितना गलत है? ये वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है, हमें भी बदलना है, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट का नज़रिया भी बदलना है। अभी जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है मार्च के महीने में ही, उसमें उन्होंने बताया है कि 50% इंडियन हाउस होल्ड का पैसा प्रॉपर्टी में है। 50%? 50% आधी आबादी की सेविंग जमीन है। जमीन। ये भगवान,
उसके बाद अगर नंबर 2 पे आएंगे तो बैंक डिपॉजिट्स मतलब एफडीज, जो कि लगभग 14% है। 50% और 14%। ओके। और जब हम बात करते हैं इक्विटी की, अब इक्विटी में हम या तो कहें डायरेक्ट शेयर्स कहें या म्यूचुअल फंड, जो बहुत ज्यादा लोग लेते हैं मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, केवल 4.7%। बस केवल। और हम इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, यानी कि जागरूकता की भी बहुत आवश्यकता है। यही तो है ना। और हम थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी में, चाहे म्यूचुअल फंड, किसी में मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हुई तो हम घबरा जाते हैं। अरे जो हमारा पैसा प्रॉपर्टी में अटक जाता है, इलिक्विड है, अभी तो पिछले 1-2 साल से प्रॉपर्टी मार्केट थोड़ी ठीक हुई है, आपको भी अच्छे से याद है 2013 से 2020 7 साल कितना ज्यादा स्लंप रहा। प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही थी, अगर किसी के पास है तो, और आप खरीदने जाए तो बहुत महंगी मिलती थी। अच्छा, ये मुझे समझाइए, और मुझे लगता है कि लोगों को भी समझना चाहिए, प्रॉपर्टी क्या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस होनी चाहिए? नहीं, मेरा मानना है सबसे पहले अपनी टर्म इंश्योरेंस करवाओ, उसके बाद में भी अपने परिवार सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लो, उसके बाद प्रॉपर्टी भी अगर आपको लेनी है, एक सैलरीड आदमी कैसे देगा, वो लोन लेगा, लोन के ऊपर लेगा। सो लोन के लिए भी आपको 20% तो अपना डालना पड़ता है, तभी लोन आता है। और आजकल तो ज्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट में तो बहुत कम नौकरियां रह गई हैं, तो आपको अपना कम से कम 6 महीने साल भर का परिवार का खर्चा एक लिक्विड फंड या बैंक एफडी में रखना पड़ेगा ना। कुछ सेविंग्स तो आपकी होनी चाहिए ना, कल को अगर अब देखिए ना आईटी सेक्टर में कितना एकदम से नीचे आ गई, लोगों की नौकरियां चलेगी। तो पहले ये 2-3-4 स्टेप करो, उसके बाद अगर लगता है तो फिर प्रॉपर्टी की तरफ जाओ। बट हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है कि और कुछ ना हो, सर पे छत होनी चाहिए, सबसे पहले घर खरीदो, पूरा जीवन घर खरीदने के लिए। अजय बदल रहा है, तो जब आप यंग लोगों से बात करो ना, जो अभी शुरू कर रहे हैं अपने कैरियर वगैरह, थोड़ा बदलाव आ रहा है। प्लस उनको ये भी समझ आ रहा है कि आजकल तो जॉब में इतनी ट्रांसफर हो जाती है, यहाँ से कोई बैंगलोर, कोई हैदराबाद, कोई सीधा न्यूयॉर्क चला गया उसके बाद, तो वो भी यही समझ आ रहा है कि क्यों पैसा फंसा दे, कल को कैसे उसको प्रॉपर्टी को हैंडल करेंगे, कैसे उसको बेचेंगे। तो थोड़ा सा चेंज आया है, बट यू आर राइट, अभी बहुत कम है, बहुत दूर। ये समझाइए, हमेशा ये कहा जाता है, जैसे कम से कम हम लोगों को तो ये समझाया गया कि जो एप्रिसिएशन, जो बढ़त, पैसे की बढ़त प्रॉपर्टी में होती है, जमीन से ज्यादा किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ती। सच है या झूठ? नहीं, ये ठीक नहीं है। इसके लिए कई स्टडीज है, मैं आपको एक ग्राफिक शेयर करूंगा, आप उसमें आप देखेंगे तो अगर पिछले 20 साल का हम रिकॉर्ड निकालें तो उसमें इक्विटी से हम लोगों ने कंपैरिजन किया निफ्टी इंडेक्स से। निफ्टी ने 17.2% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया साल दर साल पिछले 20 साल। 17% का एवरेज। बिल्कुल। आप ये कह रहे हैं कि उससे निकल कर आया कि 17% के आसपास ग्रोथ आपके पैसे का हो रहा है, यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए रखे तो वो 1,17,000 अगले साल हुआ, उसके बाद फिर 1,34,000 नहीं बल्कि 1,38,000 या 1,40,000 उसके बाद अकाउंटिंग हुआ, तो मतलब ये तो काफी बढ़त है। और अगर उसको मैं पैसे में कन्वर्ट करूं तो अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया था उस टाइम पे निफ्टी इंडेक्स में, तो 20 साल के बाद उसकी वैल्यू 24 लाख। पॉइंट टू बी नोटेड। और अगर इसी में अगर हम प्रॉपर्टी में आते हैं तो प्रॉपर्टी में लगभग जो इंडेक्सेस वगैरह बता रहे हैं 9% का रिटर्न है। अब किसी को लगता है कि अरे नहीं प्रॉपर्टी तो इतनी बढ़ गई, बट आपको उसके सारे साथ में देखना पड़ेगा ना कि कुछ जगहों पे बढ़ती है। फ्लैट्स की नॉर्मली इतनी वैल्यू नहीं बढ़ती, लैंड की भी अच्छी जगहों पे बढ़ती है। कहीं पे अगर वो हाईवे या फ्लाईओवर बन गया तो एकदम से आपने देखा प्रॉपर्टी के रेट भी गिर जाते हैं, तो उस पे लगभग 9% का रिटर्न आया। तो जो 1 लाख इक्विटी में अगर 24 हुआ, तो ये अगर रियल एस्टेट में टेक्निकली 5.5 लाख के करीब ही हुआ पिछले 20 साल में। बिल्कुल। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 5.5 लाख, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 24 लाख। और अगर एफडी वगैरह में पैसे रखें, एफडी में रखें या पीपीएफ हो, जहाँ पे हमने अंदाजन 7.2% का एवरेज निकल के आता है, तो उसमें वो केवल 4 लाख होता है। 20 साल में 1 लाख 4 लाख होंगे। यही तो बात है, 7% रिटर्न है, आपकी इन्फ्लेशन 6% है। तो इसीलिए आपको एक अपना एसेट एलोकेशन सब जगह थोड़ा डालना। एंड प्लस प्रॉपर्टी में जो एक सबसे बड़ी चीज होगी ना, इट्स इलिक्विड। इमरजेंसी के वक्त अगर एकदम से जरूरत पड़ती है तो बहुत मुश्किल होता है प्रॉपर्टी को बेचना एंड कैश कराना। आपने बड़ी गंभीर बात कही है। तो इसके बाद हालांकि बातचीत का जरिया अभी बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन हम अगले एपिसोड में आपके सामने कुछ और तथ्य सामने रखेंगे, क्योंकि एक और हमारे जहन में भ्रांति है। वो भ्रांति ये है कि अगर आप सोना खरीदिए तो उससे बेहतर रिटर्न आपको कोई नहीं देता। किसी भी महिला से बात कीजिए, सबसे पहले यही बात आती है। तो संजय से फिर अगली बार समझेंगे
कि सोना खरीदना कितना फायदेमंद है, और सोना खरीदना मतलब आप अगर सोने के बिस्किट्स खरीदते हैं, सोने के बार खरीदते हैं वो, और गहने खरीदने में कितना फर्क है। इससे ज़्यादा समझ में आएगा बारीकी से कि सोने का महत्व आपके जीवन में शादी और तमाम तरह के अन्य जो अच्छे संस्कार हैं उसके अलावा कहाँ है। क्या सोना इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। संजय, बहुत धन्यवाद, मज़ा आया। अगले दौर में एक नई बातचीत। प्लेजर।